हम लोग फिर आ गए। मुन्नी त्रिपाठी जी का स्वागत है, तिवारी जी का स्वागत है। प्रणाम सर। प्रणाम। और किसी ने ज्वाइन किया है? रीना वर्मा जी तो पहले ज्वाइन कर चुकी थी। हाँ, पहले आ चुकी थी। पुष्पा जी पहले ज्वाइन कर चुकी थी। पुष्पा तुरे जी का स्वागत है। बाद में आई है शायद। नहीं, पहले आप आ चुकी थी शायद। जी। मुन्नी त्रिपाठी बाद में ज्वाइन की आज। तो हम लोग एक बार पूर्वा जी को फिर धन्यवाद देते हैं कि पूर्वा जी ने मेहनत किया नंबर 1। हाँ सर, पूर्वा जी बहुत मेहनत की है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ाई। पढ़े केवल पढ़ा नहीं, देखिए दो चीजें ना, पढ़ना अलग है, पढ़ना, और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें पढ़ाने का साहस करना। हम इसीलिए बता रहे थे कि ये लोग करिए, जब तक ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई, जब आप आगे अपने घर परिवार किसी की चिकित्सा कर रहे होंगे तो आपके यहाँ कोई जरूरत हो ना कि आप लेडी हैं तो केवल लेडी पेशेंट आएंगे, जेंट्स पेशेंट भी आ सकते हैं, और अगर जेंट्स है तो लेडी पेशेंट भी आ सकती हैं। तो आपको ये कहा जाता है कि आपको अगर कोई अपनी समस्या बता रहा है एज ए पेशेंट, और अगर आप जेंट्स है तो पुरुष बता रहा है, पुरुष है तो जेंट्स बता रहे हैं, ठीक है, तो पुरुष है तो लेडी बता रही है। अगर ऐसा है तो ये समझिए कि आपका जो थेरेपी की सार्थकता है वो सिद्ध होगी। पहला सार्थकता यही है। तो भाई कोई बताए तो अपनी बात कह रहा है ना कि हमको ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग ने वहां कहा कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग बात कहते हैं ना कि जब भी प्रॉब्लम होगी तो अगर गायनी प्रॉब्लम है तो पहले गायनी ट्रीटमेंट करिए। अगर लेडी है और गायनी प्रॉब्लम है तो और प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं कि इग्नोर कर दीजिए, पहले गायनी प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए तो हम लोग ठीक हो जाए। तो ऐसे तो हम लोग शेयर करते हैं। किडनी, शेयर हो रहा है? ठीक, हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शेयर हो रहा है ना? ठीक। किडनी, अब ये फंक्शंस ऑफ किडनी में हम लोग चैप्टर 22 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्यक्ति को जन्मजात ऊर्जा प्रीनेटल और प्री हेवन की किडनीज के माध्यम से मिलती है। और किडनी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जीवन सत्व होता है, इसेंस, ठीक है, और ये हमको मिलता है ईश्वर से और माता पिता से और पूर्व जन्म से। अब किडनी के दो एस्पेक्ट बताए इन्होंने। एक, किडनी हमेशा हम लोग जानते हैं कि किडनी है तो किडनी इन है और किडनी यांग है, हर ऑर्गन में हम लोग समझे। एक और मिसनोमर की बात मैं बता दूं शुरू में। हम लोग समझ रहे हैं कि केवल जो हमारी 14 मेरिडियन है यही मेरिडियन है, ऐसा नहीं है। मेरिडियंस का और पैराभौतिक है, तो मेरिडियंस का असंख्य जाल हमारे उसमें है। हम लोग इनके माध्यम से, जैसे हम लोगों ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड को हम लोगों ने चाइनीज में 5 तत्वों में विभाजित किया, और आयुर्वेदिक में भी
आयुर्वेद में भी 5 तत्वों में विभाजित कर दिया, और वहां पर हम लोगों ने कहा कि 10 तत्व हैं, 10 महाभूत, 5 महाभूत और पंच द्रव्य, उनके आधार पर कहा, और पूरे कहा कि जगत का संचालन या जगत का जो निर्माण हुआ है इन्हीं से हुआ है। तो वैसे ही हम लोगों ने कहा कि निर्माण ऐसा नहीं है कि वो उनके कंटेंट और नहीं होंगे, लेकिन इन कंटेंट्स में, इन 5 द्रव्यों में, 5 तत्वों में या 10 द्रव्यों में हम वो समाहित किया गया है। उसी तरह जब हम चाइनीज का पढ़ते हैं तो हमारे पास यही नहीं है कि ये 14 ही है, 12+2 ना, इसके अलावा भी हमारे तमाम छोटे छोटे मेरिडियंस हैं। वो ये हम लोग वर्टिकल मेरिडियंस की बात कर रहे हैं चाइनीज में, वहां पर हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, एक आध मिलेंगे आपको, आगे चल के आप पढ़ेंगे तो वो पढ़ा भी रहे हैं। तो उनपे हम लोग देखते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल भी, प्लस हम लोगों ने पढ़ा कि वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, वो इस दूसरे अपने पेयर ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। तो कहाँ से जुड़ा हुआ है? कोई तो पराभौतिक कोई मेरिडियन होगी, क्योंकि मेरिडियन को हम लोगों ने क्या कहा, जो एक दूसरे से ट्रांसफर कर रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है, ये ऊर्जा का द्वार है, ये ऊर्जा के रास्ते हैं। तो जब ऊर्जा के रास्ते होंगे तो क्या हम लोग सीमित कर पा रहे हैं कि ऊर्जा के रास्ते कितने होंगे? इसलिए हम लोग ये मत कभी सोचें कि हमारी इस ऊर्जा की गति इस दिशा में क्यों है, क्योंकि ऊर्जा की गति किसी दिशा में संभव है, क्योंकि ऑर्गन्स बहुत है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, हो सकता है आगे चल के हम लोग और करने लगे और भी डेवलप कर लें। तो इसलिए हमेशा ये सोचेगा कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं वह हम लोग उस ज्ञान के आधार पर, कि हम लोगों ने उसको विभाजित किया इतने में, ऐसा नहीं कि यही है, इनके आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं, क्योंकि इतना ही ज्ञान के आधार पर, क्योंकि अभी जो ज्ञान है एलोपैथ का भी ज्ञान है, कोई जरूरी कि इतना ही ज्ञान हो, ज्ञान तो सीमित है। तो जितना ज्ञान है उसके आधार पर हम लोग, वहां भी हम लोग दवाइयां चेंज करते हैं, वहां भी हम लोग कहते हैं नहीं ये अफेक्ट कर रहा है, ये लीवर को कर रहा है, तो हम लोग उसको घटा देते हैं। तो वैसे ही हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं कि जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो किडनी इन और किडनी यांग इसलिए होगा कि प्रत्येक, हम लोगों ने कहा कि यांग को, इनको वहां जोड़िए कि प्रकृति के मूलभूत तत्व के रूप में जो प्रकृति थी उसने 2 रूपों में प्रकट किया। तो किडनी यांग भी होगी और किडनी इन भी होगी, हर में होगा, हर ऑर्गन में होगा। किडनी इन को प्राइमरी इन, ठीक है, क्योंकि किडनी हम लोगों ने पहले कहा प्राइमरी, किडनी यांग प्राइमरी यांग है। शरीर की संपूर्ण इन ऊर्जा की नींव किडनी इन है, बिल्कुल सही बात है, इन ऊर्जा के वही कंट्रोलर है। और अगर शरीर की संपूर्ण यांग ऊर्जा की नींव किडनी यांग है, वो भी सही है। लीवर की, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा अब चूंकि नींव है यही सबको दे रही है, इन और यांग, लेकिन बस ध्यान दीजिएगा यहीं पर अंतर है कि लीवर की इन ऊर्जा किडनी इन से मिलेगी, लेकिन जो स्प्लीन की यांग ऊर्जा वो भी किडनी से मिलेगी, लेकिन स्प्लीन की इन ऊर्जा नहीं मिलेगी और लीवर की यांग ऊर्जा नहीं मिलेगी। सबकी, हार्ट की, लंग्स की, सबके देगा, लेकिन स्प्लीन में और लीवर में लीवर की यांग ऊर्जा किडनी से नहीं मिलती इनके इस सिद्धांत के आधार पर, और स्प्लीन की इन ऊर्जा किडनी से नहीं मिलेगी, उनकी इन ऊर्जा अपनी, ठीक, और सब इस पर डिपेंडेंट है, किडनी इन और किडनी यांग पर। बस ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो यांग है, किडनी यांग से तो मिलेगी लीवर उसका स्प्लीन की यांग ऊर्जा, लेकिन स्प्लीन की इन ऊर्जा इससे नहीं मिलेगी और लीवर की यांग ऊर्जा इससे नहीं मिलती है, किडनी से पोषण नहीं लेती वो, किडनी इनसे, किडनी यांग से, मतलब जहां जहां जरूरत अंतर है। जन्म, वृद्धि एवं प्रजनन का मूल तत्व किडनी इन है। अगर किडनी इन सही है तो जन्म और जन्म के बाद जो वृद्धि होगी, और वृद्धि और जो अगर जो आगे आप पढ़ेंगे और अपने जीवन में आएंगे, तो प्रजनन का जो मूल तत्व है वो किडनी इन है, ये रहेगी, क्योंकि यह जीवन सत्य को अपने में समाहित किए हुए, इसलिए इसकी बात है। तो जो आप काम करते हैं उसके लिए किडनी यांग, नेचुरली यांग हम लोग कहते हैं कि वो जो बाहर एक्सटीरियर फोर्स है, जो बाहर मूवमेंट कराती है वो फोर्स है, और किडनी इन माने जो मूल तत्व है वो है। तो मूल तत्व तो किडनी इन है, लेकिन आप जो काम करते हैं वो किडनी यांग है। दोनों के बीच में संतुलन से ही आपका सब काम करते हैं। किडनी यांग को कार्य करने के लिए आवश्यक मटेरियल सप्लाई किडनी इन करता है। क्यों? क्योंकि किडनी इन भोजन बनाता है,
किडनी ने आपका पोषण कर रहा है, वही आपको देगा, तो आप बाहरी काम कर पाएंगे। अगर आपके घर में खाना ठीक से नहीं बने तो आप भोजन अगर भूखे रहे तो आप बहुत सा काम ऐसा नहीं दौड़ धूप के काम कर सकते हैं। वैसे ही है, किडनी की अगर ठीक से बढ़िया काम कर रही है तो किडनी यांग जो है आपका बाहरी काम आप बढ़िया से कर पा रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। लेकिन अगर आप बाहर से आप सब्जी न लाएं बाय द वे मूवमेंट करके, तो आप घर में सब्जी कैसे बनेगी? वही चीजें हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। अब इन्होंने उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया दिया। तेल की कीपी देखिए, तेल में आप किसी तेल जलाते हैं किसी अपनी पूजा करने के लिए, तो जो तेल है वो तो कंटेंट है, वो किडनी इन है, और जब उसमें बत्ती है ऊर्जा है, तो बत्ती जब तेल की मात्रा घटेगी तो बत्ती घट जाएगी, तो और तेल की मात्रा बढ़ेगी तो लौ बढ़ जाएगी। तो यानी किडनी इन अगर बढ़ेगी तो किडनी यांग बढ़ेगी, और किडनी यांग बढ़ेगी तो किडनी इन बढ़ेगी। अतः किडनी की गड़बड़ियों का उपचार किडनी और किडनी, अब ये नोट कर लीजिए पॉइंट, किडनी इन की ट्रीटमेंट करेंगे तो किडनी यांग का भी करेंगे, और किडनी यांग का कर रहे हैं तो किडनी इन की भी करेंगे। ये पॉइंट जो है आपका आ गया ना, हम लोग थेरेपी का पॉइंट आ गया, किडनी इन कर तो किडनी यांग जरूर करिए। एक और स्थिति है, जब चिराग में तेल की मात्रा घट जाने के बाद, कभी कभी क्या होता है कि तेल की मात्रा घट गई लेकिन लौ तेज हो गई, और कभी कभी ये भी होता है कि तेल बहुत बढ़ गया तब भी लौ घट गई। तो ये जो है ये भी एक एग्जाम्पल है। तो किडनी यांग को टोनिफाई करने के लिए किडनी इन को भी टोनिफाई करना, दोनों को टोनिफाई करिए, और किसी को सिडेट करना नहीं है, हमेशा टोनिफाई करना है। शरीर में जल और ऊष्मा का संस्थापक किडनी, देखिए जल का संस्थापक तो किडनी है, क्योंकि किडनी नियंत्रक भी है जल की। ऊष्मा के संस्थापक इस रूप में है कि ऊष्मा चूंकि हार्ट से है, और हार्ट और ये दोनों मिलकर के ऊष्मा का परिचालन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा। और दूसरा इसलिए कहा क्योंकि यांग ऊर्जा, किडनी यांग की ऊर्जा, वो जो ऊष्मा का संस्थापक है, वो हार्ट भी तो इसी से लेता है, केवल लीवर नहीं लेता यांग, लीवर यांग नहीं लेता, लेकिन यांग तो सभी लेते हैं। किडनी से किडनी की यांग की सेवाएं सब लेते हैं, उसी से पोषण सब लेते हैं, हार्ट भी लेता है, स्प्लीन भी लेता है, किडनी वो लीवर को छोड़ करके। तो किडनी ऊष्मा यांग ऊर्जा ऊष्मा का है, हम लोगों ने पढ़ा है कि यांग माने हीट। तो अगर किडनी की ऊष्मा, किडनी यांग ठीक होगी तो दूसरी यांग भी ठीक होंगी। और चूंकि हार्ट जो है वो ऊष्मा का संस्थापक है, इसलिए, और वो उसका यांग जो है वो किडनी से ले रहा है, इसलिए इस संदर्भ में ऊष्मा का संस्थापक किडनी है। क्लियर? किडनी जल तत्व की है, लेकिन किडनी, उनका कहना है जल तत्व में है, लेकिन हर पदार्थ में जब सब तत्व है तो किडनी में भी अग्नि तत्व है। तो लेकिन क्योंकि यांग, किडनी का यांग ऊष्मा का है, इसलिए उसमें भी अग्नि तत्व है, वो उन्होंने अपना परिभाषा में कहा है। अब ये हम लोग इस पर ये इतना है, अब ये इन्हीं को हम लोग पढ़े, वहां पढ़ने से फायदा नहीं। नंबर 1, किडनी क्या करती है? इसेंस को स्टोर करती है, बर्थ का कंट्रोल यही करती है, यही तय करती है, ग्रोथ भी यही करती है, रिप्रोडक्शन यही कर, डेवलपमेंट यही करेगी, यानी वृद्धि, प्रजनन, उन्नति के लिए विकास, यानी किडनी सब के लिए जिम्मेदार है, जन्म के लिए, वृद्धि के लिए, प्रजनन क्षमता के लिए, उन्नति के लिए। ठीक, तो यानी अगर प्री हेवन, जिसको उसको प्री हेवन कहा गया, क्यों? क्योंकि जन्मजात मिली, हमको जन्म से पहले मिली, प्रारब्ध में मिली, जो हमारे पास कर्म थे उनमें मिली, ईश्वर ने हमको दिया, माता पिता ने दिया, इसके रूप में हमको मिली, और इसको प्रीनेटल एसेंस कहेंगे। फिर क्या हुआ? पोस्ट हेवन एसेंस कौन हो गई? जगत में जो प्राप्त हुई वो हमको कहां से प्राप्त हुई? वो हमको नॉर्मली प्राप्त हुई, स्प्लीन से प्राप्त हुई, वो जगत से प्राप्त हुई। तो वो दोनों मिल करके, हमने कहा था दोनों मिल करके जीवन सत्य का निर्माण, जीवन सत्य एक हमारा है, बाहर का जो मिला हम लोग डेली खा पी रहे हैं, और जीवन सत्य में पराभौतिक रूप में भी शामिल कर लीजिए, आचार विचार व्यवहार सब वो भी शामिल कर लीजिए। उन सब का जो है एसेंस क्या हुआ? वो हमारा मिला, और जीवन सत्य के रूप में हमारा विकसित होता चला गया। तो वो शरीर की मूल संरचना,
सामर्थ्य और जीवंतता को निर्धारित करेगा। कितना जीवंत आप है, ये आपका विचार कैसा है, ये आपकी मूल संरचना कैसी है, जीवन सत्य कैसा परिशोधित परिमार्जित हो रहा है। भ्रूण का पोषण, बच्चे का जो जब जन्म ले रहा है बच्चा, जन्म के बाद कैसे बढ़ेगा, फिर परिपक्वता कैसे आएगी, कैसे उस सारी इंद्रियां ठीक होगी, हड्डियां सब ठीक होंगी, कैसे उसमें प्रजनन शक्ति होगा, विकास होगा, ये सब जीवन सत्य करेगा। तो इस सत्य की कमी हो जाएगी तो इनफर्टिलिटी आ जाएगी, है ना। तो ये सब चीजें बांझपन, नपुंसकता, शारीरिक और मानसिक मंदता, मतलब क्यों, क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम लोग कि मंदता भी। भोजन से परिशोधित सत्य को प्रोस्टिबल, भोजन से वही स्प्लीन और स्टमक ये करती है, दोनों प्रकार के मिल करके विभिन्न जीवन के विभिन्न चरण, जन्म कैसे, कितना व्यस्त, कैसे आप कितना होगे, कैसे लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, कैसे आपका मेनोपॉज होगा, कैसे मृत्यु होगी, ये सब का नियंत्रण यही करता है। यही घटेगा तो बुढ़ापा आएगा। तो हम लोगों ने 7 चक्र, महिलाओं के 7 चक्र और पुरुषों के 8 चक्र हम लोग पढ़े थे। तो वो उनका नियंत्रण किडनी करती है, इसलिए वो चक्रों का नियंत्रण किडनी है। किडनी कंट्रोल कितनी बड़ी है, किडनी इनको किडनी की परिवर्तन करने क्षमता, यही किडनी सेंस जो है, ये किडनी इनको किडनी की में परिवर्तन करने की क्षमता भी देता है। यानी कितनी ऊर्जा किडनी इनसे किडनी के रूप में की में जो परिवर्तन हो रहा है। हम लोग पन बिजली का उदाहरण दिया था कि पन बिजली के रूप में ये इन जो है, जो जीवन सत्य है, वो हमको एनर्जी देता रहता है। तो किडनी वहीं पर रहता ही है, किडनी उसका आवाज भी वहीं बगल में है। तो इसलिए हम लोगों ने जीवी4 कहा था ना, जीवी4 भी उसका आवास है। तो अगर दोनों वाइटलिटी गेट दोनों बगल में है, किडनी भी खुलते हैं, तो किडनी को बिल्कुल सरलता, वो किडनी की परिवर्तन करने की क्षमता वही देता है, और यही किडनी की सारे उसमें फैलती है। और इसका दोहन किडनी यांग एक तत्व है ना, किडनी यांग है, किडनी इन है। तो इसको किडनी इन जो है, यांग जो है, अपना पूरा फैला देता है उस जगह और सब काम कराता है। किडनी की अवस्था का पता सत्य की मात्रा से लगाते हैं। अगर किडनी में जीवन सत्य ठीक तो किडनी मजबूत, और इनमें आपका जो भी सारी शक्तियां आपकी है, काम शक्तियां भी उसमें शामिल है, प्रजनन शक्ति भी शामिल है, सब कुछ है। अगर ये घट गया तो जीवंतता घट जाएगी और इनफर्टिलिटी आ जाएगी। फिर दूसरा, मज्जा का उत्पादन। अब यहां समझिएगा जरा, चाइनीज एक्यूपंक्चर में क्या कह रहा है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि मज्जा जो मैरो है। अब देखिए, हम लोग चाइनीज पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। आयुर्वेदिक में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको, वहां डिफरेंस थोड़ा सा। ये कह रहे हैं मैरो जो है, वो जो बोन मैरो हम कह रहे हैं उससे विभिन्न है। जो बोन मैरो कह रहे हैं ना, पाश्चात्य जगत वाले, एलोपैथ वाले सिस्टम बोल रहे हैं, आधुनिक विज्ञान कहता है कि वो बोन मैरो, ये मैरो बोन मैरो नहीं है। इस मैरो से वो बोन मैरो बनता है, इस मैरो से हड्डियां बनती, इन्होंने कहा मैरो से हड्डियां बनती है, और उससे फिर अस्थि मज्जा मस्तिष्क और इनका विकास फिर होता है। तो वो अस्थि मज्जा मस्तिष्क और मेरुदंड में जो CSF है वो सब बनता है इससे। वो कह रहे हैं मैरो ही पदार्थ है, बेसिक पदार्थ मैरो है। हम लोगों ने क्या कहा था, हमारा जो आयुर्वेदिक में है, वो कह रहे हैं कि हड्डी के बाद विकास हो रहा मज्जा का, अस्थि मज्जा, अस्थि के बाद मज्जा। तो वहां हम लोगों ने हड्डी के बाद कहा। अब इन्होंने एक मैरो को कंसेप्ट दिया कि मैरो पदार्थ है जिससे हड्डी बनेगी, और उसी से अस्थि मज्जा बनेगी, और मस्तिष्क का जो है, जो CSF है वो बनाएगा। यानी मैरो से बनता है। तो इन्होंने क्या कहा कि इस मैरो से क्या होगा, अगर मैरो ठीक हुआ तो हड्डियां ठीक हो गई, अगर मैरो ठीक हुआ तो CSF ठीक हो गया, है ना। तो ये उन्होंने कहा, इसलिए कहा कि अगर आपका मैरो ठीक है तो CSF जो हम लोग को स्पाइनल को, CSF कहाँ पर बहता है, 2 जगह रहता है। एक रहता है ब्रेन में, सेरेब्रम माने ये मस्तिष्क जिसको बोलते हैं। तो सेरेब्रम में सेरेब्रो और स्पाइन माने स्पाइन, इनमें फ्लूइड के रूप में बहता रहता है, ऊपर भी सुरक्षा करता है और नीचे भी जाता है। तो यानी ये जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो है उसको ठीक करता है। तो अगर मैरो ठीक है तो CSF ठीक,
अगर CSF ठीक तो CSF माने क्या हुआ, CSF माने ब्रेन, ब्रेन में क्या हुआ, मेमोरी वही है, कंसंट्रेशन वही है, सोच वही है, दृष्टि वही है, सब कुछ तो वही है, सारे सेंटर यहीं पर है। तो सारे सेंटर्स आपके बढ़िया से डेवलप करेंगे अगर CSF आपका सही है, और CSF तब सही होगा जब आपका मैरो ठीक होगा। अगर किडनी सेंस कमजोर हो गई तो ब्रेन को पोषण मिलेगा, कैसे मिलेगा, किडनी सेंस कमजोर, उसने सत बनाया तो मज्जा 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 जो बना तो वो कमजोर हो गया, मज्जा कमजोर तो CSF कमजोर, CSF कमजोर तो ब्रेन को जितना भोजन चाहिए तो मिल नहीं पा रहा, तो क्या हो गया, फिर स्मरण शक्ति घटेगी, कंसंट्रेशन घट जाएंगे, चक्कर आने लगेंगे। क्यों, चक्कर तो इसी से है, आपको शक्ति नहीं मिलेगी तो चक्कर आएंगे, और सोच आपकी और दूरदृष्टि कम हो जाएगी, बस सोच आपकी सीमित हो जाएगी। यानी कभी सोच में परिवर्तन हो रहा है या दूरदृष्टि परिवर्तन हो रहा है तो किडनी इसेंस का ट्रीटमेंट करिए, ये लिखा हुआ है। बोन मैरो का पोषण किडनी करती है, ठीक है, उन्होंने कहा ना कि मैरो से बोन बनते हैं, अभी बोन मैरो बनते हैं। दांत भी हड्डी का भाग है, इन्होंने सब दांत हम भी मानते हैं, आयुर्वेद भी मानता है, दांत हड्डी के भाग है, तो किडनी कम इसेंस कमजोर तो हड्डियां कमजोर और दांत ढीले। बच्चों में हड्डियों का कम विकास और कबूतर समान छाती पिजन चेस्ट बीमारी होती है ये, तो पिजन चेस्ट का इलाज करना है तो इसेंस करिए। अब ये और नोट कर लीजिए, एक पिजन चेस्ट का इलाज लिख गया कि आप किडनी इसेंस में करिए। फिर आप किडनी शरीर में जल तत्व का नियमन करती है, तो किडनी क्या है, जल तत्व का नियमन के लिए किडनी हो गई। लोअर वार्बर, नीचे वाले वार्बर में, लोअर वार्बर में बॉडी फ्लूइड्स का नियमन किडनी निकास द्वार को खोलकर बंद कर करती है। अब देखिए ये लिखा है, किडनी चूंकि कंट्रोलर है और वो क्या करती है, द्रव का रूपांतरण करती है, रूपांतरण माने उसको ट्रांसफॉर्म करती है, और ट्रांसफॉर्मेशन यही हुआ कि वो उससे यूरिन बना देती है। तो उसमें क्या करती है, अगर बॉडी फ्लूइड्स आपके अधिक हो गए तो क्या करती है, अपने निकास द्वार को खोल देगी और तो आप जो है यूरिन में चले जाएंगे, तो उतना जल जो है जो आप शरीर के अंदर वो जल बाहर निकल गया। तो किडनी इन यांग और इन दोनों संतुलित होंगे तो आपके जो यूरिनेशन है वो सामान्य है। क्यों, क्योंकि वो जो है सामान्य तरीके से, क्योंकि दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, इन भी सही है, यांग भी सही है, तो आपका जो है यूरिनेशन आराम सामान से हो रहा है। अब यहाँ एक और नोट करी, बीमारी आ रही तुरंत यहीं पर, किडनी यांग डिफिशिएंट हो गई। अब किडनी यांग डिफिशिएंट हो गई तो इसने कहा कि जैसे किडनी यांग डिफिशिएंट हुई, किडनी यांग की कमी, देखिए यांग क्या काम करती है, मूवमेंट, तो इसने कहा कि वो निकास ज्यादा खुल गया है, वो डिफिशिएंट हुई तो कंट्रोल उसका कम हो गया, जब कंट्रोल कम हो गया तो निकास द्वार खुल गया और यूरिन अधिक चली गई। किडनी इनडिफिशिएंट हुई तो निकास द्वार बंद हो गया, तो खुलने का काम किडनी यांग करती है निकास द्वार को, और बंद करने का काम किडनी, अगर कम किडनी डिफिशिएंट हो गई तो निकास द्वार बंद हो गया, तब वो जो है वो उसके डिफिशिएंट हो गई तो निकास द्वार को उसने बंद कर लिया, वो ताकत ही नहीं है। तो इस समय यूरिन की मात्रा घट जाएगी और पेशाब अगर घट गई तो जो टॉक्सिन है वो उस पेशाब को गहरे रंग का बना देंगे, जो शरीर के और अवशिष्ट पदार्थ हैं वो मिल करके पेशाब, पानी कम हो और कंटेंट अधिक हो तो क्या होगा, गहरे रंग का हो जाएगा, और अगर पानी अधिक हो और कंटेंट कम हो तो आपको सफेद होने लगेगा। यूरिनरी ब्लैडर को मूत्र संग्रहण निष्कासन की प्रक्रिया है। अब जो यूबी है तो इसको जो एनर्जी यही किडनी देती है, किडनी एनर्जी देती है, उसको भाई रखो, स्टोर करो और निकाल लो, लेकिन ताकत यही देती है। अब और समझिए कितना इंपॉर्टेंस किडनी समझते जाइए। लोअर वार्मर देखिए यूबी को भी यही दे रही है, लोअर वार्मर में छोटी आंत बड़ी आंत, छोटी आंत बड़ी आंत क्या कर रही है, साफ और गंदे द्रव को अलग कर, भाई वो भी दोनों काम कर रही है, स्टूल भी इधर कर रही है, इधर द्रव को भी तो अलग कर रही है, तो द्रव को अलग करने में जो अहम भूमिका निभा रही है वो आंत है, तो वो भी किडनी यांग के नियंत्रण में है, क्योंकि किडनी यांग उनको भी यांग दे रही है ना,
किडनी यांग माने ऊर्जा, ऊर्जा का रूप के रूप में, तो ऊर्जा के रूप में जो होगा यांग माने यांग शक्ति, तो यांग शक्ति नियंत्रण में हो रहा तो वो भी ये किडनी यांग होने की दे रही है। तो अगर ये किडनी यांग कमजोर है तो वो भी नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो किडनी फेफड़ों से द्रव की सप्लाई प्राप्त करती है। अब देखिए वो रोल जहां पर कहते थे कि ऊर्जा आती है, द्रव भी तो ऊर्जा है, द्रव से द्रव की सप्लाई ऊपर से क्या हुआ, एनर्जी चली, एनर्जी द्रव भी उसमें शामिल है, एनर्जी में द्रव भी शामिल है, की बेस द्रव भी शामिल है, की दोनों फॉर्म में हो सकती है, गैस फॉर्म में भी और द्रव के फॉर्म में भी। तो फेफड़ों से द्रव की सप्लाई प्राप्त किया, उसने जो उसने बनाया, रक्त बनाया, फेफड़े में रक्त बनाने की क्षमता हुई, और हार्ट ने रक्त बनाया, उसने एक गैदरिंग की बनाया, उसको द्रव को सप्लाई करना, द्रव माने द्रव में रक्त में द्रव भी शामिल है, तो नहीं द्रव में रक्त भी शामिल है, द्रव में रक्त शामिल है, तो रक्त की सप्लाई ऊपर से हुई और उसने सब जगह अपनी एनर्जी को बिखरा दिया फेफड़े ने, फिर फेफड़े ने अपनी एनर्जी को नीचे दिया और वो आई किडनी। किडनी ने क्या किया, इसमें से कुछ द्रव को शरीर के बाहर निकाल दिया और कुछ द्रव अपने आप चला गया, वो पसीने से निकल गया, उड़ गया, कुछ हो गया। कुछ द्रव फेफड़ों को गीला रखने को, उसने कहा कि कुछ द्रव आपको आपके लिए छोड़ दिया। ये है, अगर कोई आपके पास पानी आज पीने का भिजवा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पानी पीने के लिए आपको चाहिए 4 लीटर और आपको कोई 15 लीटर दे गया, तो ये काम नहीं है कि आप 15 लीटर रख भैया रख लो कल के लिए ना, 4 लीटर उसने रखा, 1 लीटर खराब हो गया था उसको बाहर फेंक दिया, और शेष जो आपका 5 लीटर, अगर 10 लीटर दिया था तो 4 और 1 5 हो गया, तो 5 लीटर बचा था उसको वापस कर दिया, हमें नहीं चाहिए, आप रखिए। ये है, ये जो है शरीर का धर्म है, उसने अपने पास नहीं रखा, उसने कहा कि आपको भी तो जरूरत है, आप भी तो सारा पानी अपना आपने हमको दे दिया, तो आप भी रखो, तो फेफड़ों गीला करने चला गया। यही एनर्जी फॉर्म है। अगर कभी किडनी ये काम न कर पाए, कमजोर हो जाए, तो क्या होगा, वो फेफड़ों को गीला रखने के लिए द्रव ही नहीं दे पाएगी, उसकी एनर्जी नहीं है, कुछ द्रव बाहर निकालते वो भी नहीं निकाल पाएगी, तो क्या होगा, आपके शरीर में सूजन आ जाएगी, ऊपर जा नहीं पाएगी, तो ऊपर की एनर्जी घट जाएगी, नीचे की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वहां भी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ये सब ऐसा समझिए। तो इसलिए हम लोग, इसीलिए होलिस्टिक अप्रोच में यही कि अगर किडनी प्रॉब्लम है तो लंग्स की प्रॉब्लम भी अपने आप इसी से हो गई। इससे किडनी यांग प्लीहा को ऊष्मा प्रदान करता है, न चली प्लीहा भी लेती है, केवल किडनी इन से नहीं लेती है, स्प्लीन। इसमें स्प्लीन द्रवों का रूपांतरण, परिवहन, ट्रांसफॉर्मेशन द्रवों का डायरेक्ट नहीं करती, द्रवों का डायरेक्ट नहीं करती। जल का संचलन जो है, क्योंकि द्रव पहली बार कौन पीता है, स्टमक और स्प्लीन, तो द्रव जो स्टमक में आया, पानी हुआ, तो कुछ तो द्रव का रूपांतरण कहीं ना कहीं होगा ही, जो खराब वो होगा, स्प्लीन ने ऊर्जा को ऊपर भेज दिया, कहा कि ऊपर चले जाओ, ऊपर वहां लंग्स में चले गए, हार्ट में चले गए। स्प्लीन काम इतना है। स्टमक ने क्या किया, कुछ द्रव, लेकिन स्प्लीन द्रवों का ट्रांसफर भी कर रही है, क्योंकि उसके पास दोनों ऊर्जा है ना, वो बनी जो भोजन ऊर्जा से जो उसने बनाया फूड की, तो फूड की में दोनों शामिल हो गए, द्रव भी शामिल है, क्योंकि रक्त भी जो बना रहा है वो भी, उसमें रक्त में द्रव भी तो है शामिल, तो द्रव भी शामिल है उसमें, ये समझ लीजिए। रूपांतरण भले ना उस रूप में कर पाए, लेकिन वो कुछ ना कुछ द्रव का ट्रांसफर तो कर ही रही है, जिसकी, क्योंकि पहला जल तो आपको स्टमक और स्प्लीन को ही मिल रहा है, उसके अलावा किसी को नहीं मिल रहा। पहला स्टमक, पहले पानी आप वही पी रहे हैं, तो उसके पास सबसे अधिक वो है। तो स्टमक और स्प्लीन द्रवों के कंट्रोलर भी हैं शुरुआत में, क्योंकि वही ट्रांसफॉर्मेशन भले न करें, ट्रांसफॉर्मेशन इस रूप में न करें जैसे किडनी करती है, लेकिन रूपांतरण यानी उसको कहीं ना कहीं ऊर्जा के रूप में या द्रवों के रूप में चेंज करके कहीं ना कहीं परिवहन के लिए जिम्मेदार ही है। परिवहन तो वही परिवहन कर, भोजन ऊर्जा को
भोजन से भोजन ऊर्जा बना करके उसको भेजने का काम, पहला काम स्प्लीन का है और स्टमक का है। तो ये ऊर्जा उसको कहां से मिल रही है? किडनी यांग से मिल रही है। अब किडनी यांग कमजोर हो जाए तो क्या होगा? स्प्लीन द्रवों का रूपांतरण परिवहन नहीं करेगी, तो आपके होठ वगैरह सब सूख जाएंगे, जबान सूख जाएगी, है ही पानी है ही नहीं। लेकिन अल्टीमेटली मूल क्या है? किडनी यांग की कमी। इस वाले में किडनी यांग की कमी है, उससे स्प्लीन कमी हो गई, स्प्लीन ने द्रवों का रूपांतरण नहीं कर पाई, तो ट्रांसफर नहीं कर पाई, आपकी जबान हो गई, आपके उधर चेहरा ऊपर की तरफ का मतलब शुष्कता आ गई, ये फेफड़े में भी आ गई सब चीजें। शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करना, एक एक शब्द को बार बार आप लोग 10-10 बार पढ़िएगा तब समझ में आएगा। किडनी बहुत बढ़िया चैप्टर है, आप इसको जरूर पढ़िए क्योंकि ये बहुत कंट्रोल है। शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करना, ऑक्सीजन वायु कौन लिया? फेफड़ों ने लिया। फिर उन्होंने क्या किया? सूक्ष्म ऊर्जा को नीचे प्रवाहित कर दिया, किडनी के पास भेजा। किडनी ने क्या किया? नीचे भेजने का काम लक्ष्य ने किया, और ऊर्जा को नीचे रोके रखने का काम किडनियां करती। भैया उसने कहा कि अपने हिस्से के आपको भेज रहा हूं, तो भेज दिया। अब किडनी ने जो है नीचे रखने की क्षमता है, तो नीचे रोके रखिए ताकि यहां काम चलाइए। लेकिन ऊपर भी ऊर्जा, नीचे ऊर्जा, तो दोनों में ऊर्जा हो गई। ठीक, अब मान लीजिए किडनी इसको नीचे रोक नहीं पाती, तो क्या हो गया? नहीं रोका तो चली गई, तो ऊर्जा है वो फिर चली गई ऊपर। ऊपर चली गई तो उसने क्या किया? मार्गोल्लंघन कर दिया, कंट्रावेक्शन हो गया, इसके पास क्षमता ही नहीं था रोकने की। तो क्षमता नहीं हुई तो मार्गोल्लंघन के ऊपर चली गई और कंजेशन हो गई छाती में। तो किसकी कमी हुई? कमी तो किडनी की है, लेकिन कंजेशन कहां हुआ? छाती में हो रहा है। अब देखिए हम लोग जो रिजल्ट देखिएगा, जिससे श्वास लेने में कठिनाई और अस्थमा दमा हो जाता है। तो हम लोग वहां पर जो कह रहे थे कि किडनी सांस लेने की प्रक्रिया का नियमन करती है, तो वही आ गया ना। क्योंकि अगर किडनी की ऊर्जा ठीक नहीं है तो वो लंग्स की ऊर्जा प्रभावित होगी। तो उसमें दोनों में पुराने दमा रोग का मुख्य कारण यही है कि कठिनाई, किडनी श्वास लेने में कठिनाई होगी और दमा हो जाएगी, छाती में कंजेशन कर देगी। तो इसलिए कंट्रोलर कहा गया किडनी इस रूप में। ऊर्जा का संतुलन लंग्स और किडनी एक साथ मिलकर करते हैं। किडनी अधिकांशतः आपको हर जगह इन्वॉल्व मिलेगी। अगर शरीर के ऊपरी भाग में ऊर्जा बढ़ गई तो ऊपरी भाग में श्वास रोग हो जाएगा। ऊर्जा बैलेंस में चाहिए, अधिक हो जाएगी तो भी गड़बड़। और नीचे कमर में और हड्डियों में, एड़ियों में ऊर्जा कमी से दर्द होता। अब आप समझ रहे हैं, जो एड़ी में दर्द है वो किडनी की वजह से कहा गया है ना। जो कमर में दर्द और एड़ी में दर्द नॉर्मली बहुत बोलते हैं ना, वो एक तो ऊंची सैंडल पहनने से, दूसरा जो है नॉर्मल ये वाली कमी से किडनी कमी हुई तो एड़ियों में ऊर्जा की कमी से दर्द हो गया। तो उसमें किडनी को टोन कर दीजिए, K3 को टोन कर दीजिए, तो आपको एड़ी की जो है दर्द इस कारण अगर हुआ है, एड़ी का दर्द, तो ये दर्द अगर आपको ऊंची सैंडल पहनने से हुआ है तो उसका तो दूसरा इलाज है कि भाई डॉक्टर कहेंगे कि वो प्लेटफॉर्म वाला साइज पहनिए। लेकिन यदि इस वजह से कमी हुई है कि एड़ियों में दर्द इसलिए हुआ कि ऊर्जा कमी हो गई उसकी किडनी की, तो आप किडनी में K3 को टोन कर दीजिए। गुर्दे कानों में खुलते हैं, यही कारण है कि किडनी कमजोर हो गई तो सुनने में कमी आ गई। ओल्ड एज में इसीलिए जो है सुनने कमी आ जाती है, क्योंकि गुर्दे भी प्रभावित होने लगते हैं तो सुनने की और कानों में घंटी उल्टी आने लगती है। तो कानों में घंटी के लिए दो जिम्मेदार हैं, एक लीवर जिम्मेदार है और एक किडनी जिम्मेदार है। अब आप लोगों के लिए बढ़िया, लेडीज के लिए बढ़िया चैप्टर देखिए, किडनी बालों के रूप में परिलक्षित होती है। अब आप ये समझ लीजिए, अगर किडनी स्ट्रांग है तो दांत अच्छे होंगे,
तो दांत जो अब एडवर्टीजमेंट जो दिखता है बहुत सुंदर दांत दिख रहे हैं, तो यानी किडनी उस समय ठीक है। जब दांत खराब होंगे देखा जाएगा, अभी तो ठीक है। और हेयर विल गो वेल, जिसके बाल सुंदर, इसका मतलब किडनी बहुत बढ़िया। तो अब आपके लिए एक ये है कि जब कभी बाल सुंदर करना हो तो किडनी का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, ये भी तो है किडनी का। और जगह जहां जाना जाइए, लेकिन ये भी अब करिए। बाल अगर पतले पड़ रहे हैं, सफेद पड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, अब देखिए ये सब बात जो कह रहे हैं ये असमय की बात कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि समय में तो लिखा हुआ है, साइकिल भी याद रखिए, किडनी की साइकिल, उसमें 48 की बाद लिखा हुआ है, तो 56 के बाद तो नेचुरली 48 के बाद ही सफेद होना शुरू हो सकते हैं, लेकिन 856, हाँ 56 साल बाद तो काफी रेयर जो है व्हाइट हो जाएंगे। तो ठीक है, अगर वो समय आपकी कम उम्र में ही बाल अगर पतले पड़ रहे हैं, सफेद पड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो क्या हुआ कि बालों को किडनियों से पूर्ण पोषण नहीं मिल पा रहा। तो जो आप और ऑयल यूज करते हैं वो यूज करिए, अच्छी बात है, वो भी तो पोषण दे रहा है, ऑयल भी पोषण दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ किडनी एसेंस का, इन सब का ट्रीटमेंट करिए। ठीक, किडनी एसेंस का कमजोरी से भी हो सकता है ये चीजें। दूसरा कारण जो हो सकता है, हम लोग आयुर्वेद ही पढ़ रहे हैं, तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि यदि बाल टूट रहे हों, बाल असमय सफेद हो रहे हों, तो हम लोग यही मान सकते हैं कि स्टमक हीट पड़ी हुई है। तो स्टमक हीट की वजह से भी आपके बाल, क्योंकि हीट क्या करेगी, रूपांतरण कर देगी, तो वहां पर आयुर्वेद ही पढ़ेंगे दोनों चीजें। तो किडनी एसेंस के साथ साथ हम लोग स्टमक हीट का भी इलाज करना चाहिए हम लोगों को, ये ध्यान रखिए। नीचे के 2 द्वारों का नियंत्रण किडनी करती है। ठीक, नीचे के 2 द्वारों में, द्वार आगे और द्वार पीछे, मतलब जहां 2 या 3 दोनों मान लीजिए, 3 भी होते हैं तो 3 भी द्वार मान लीजिए, सब नीचे के जो भी द्वार है उनका नियंत्रण किडनी करती है। अब आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। आगे के द्वार में मेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड और यूरिनेशन यूरेथ्रा, और पीछे के द्वार में गुदा हो गई। आगे पीछे के दोनों का नियंत्रण किडनी करती है। तो चाहे यूरिनरी वाली ट्रबल हो, चाहे जो है एनएस की प्रॉब्लम हो, और चाहे आपके जो है क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम का कोई वो है, उन सब का कंट्रोलर कौन है, किडनी। तो ये जो है कोई भी किडनी यांग जो है सबको ऊर्जा दे रही है, वो मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लडर को वही भी दे रही है। किडनी कमजोर है तो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। इनकॉन्टिनेंस जो पेशाब रोक नहीं पाता, इनकॉन्टिनेंस किडनी कमजोर होने से होगा। और स्पर्म इज द आउटर मैनिफेस्टेशन ऑफ किडनी एसेंस। अब ये देखिए इसमें और नीचे दिया, ये जो किडनी एसेंस है वही जो चीज जिस सब्सटेंस की बनी हुई है वो समझ लीजिए उसी सब्सटेंस का स्पर्म भी है। तो अब दोनों से जुड़ा हुआ है कि जैसा किडनी एसेंस वैसा आपका स्पर्म। किडनी की और एसेंस की कमी है तो आपका वो पतला हो जाएगा स्पर्म, और अपने आप क्यों, क्योंकि कंट्रोलर नहीं है, किडनी कमजोर है इसलिए कंट्रोल नहीं हो पाएगी, तो सब दोष हो जाएगा। फिर दूसरा यहाँ तो हो गया, फिर अब एनएस की बात आई, तो एनएस पार्ट किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का, लेकिन कार्य में किडनी पर आश्रित है, तो किडनी कंट्रोलर है ना इसकी। किडनी की कमजोर तो पतले दस्त लग सकते हैं, पतले दस्त स्प्लीन की वजह से लग सकते हैं, और किडनी की कमजोर होने पे भी लग सकते हैं, और एनर प्रोलैप्स हो सकता है। एनर प्रोलैप्स स्प्लीन की वजह से हो सकता है और इसकी वजह से हो सकता है। तो मल को बाहर निकलने में कितना चाहिए, एक तो चिकनाई चाहिए जो आपको पित्त चाहिए, पित्त। दूसरा बड़ी आंत का एलआई का जो एक्सक्रीटरी प्रेशर है वो चाहिए, यानी बड़ी आंत को ऊर्जा ठीक से मिले। एलआई को इसीलिए टोन कर देते हैं कभी कभी। अब मॉडर्न इसमें हम लोगों के नई वाले दृष्टिकोण में वाईएनए में तो एलआई को हम लोग टोन कर देते हैं, कहते हैं भाई एलआई में क्षमता नहीं हो रही है और उसको क्षमता दीजिए तभी तो करेगा। और तीसरा क्या है, जो संकोची द्वार है, जो दो एक स्फिंक्टर लिखा हुआ है
उसको खोलने में किडनी मदद करती है, वही खोलती बंद करती है। तो इसलिए किडनी को हमेशा ध्यान रखिए, किडनी को नीचे की कोई भी ऑर्गन की प्रॉब्लम है, किडनी को जरूर ध्यान दीजिए। इच्छा शक्ति, किडनी क्या करती है? किडनी हाउस द विल पावर। अब ये देखिए, हाउस द विल पावर, जो दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर है कि बढ़िया काम करेंगे, ठीक है, तो वो जो है किडनी मजबूत। तो मैं 3 तरह के लोग कहे गए हैं ना, कि एक जो है काम को शुरू नहीं करते, भैया प्रॉब्लम हो जाए, प्रारभते न खलु विघ्न भय नीचे ही। तो जो नीचे वाले श्रेणी के लोग होते हैं, वो काम को शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं भैया कोई परेशानी आ जाएगी तो काम छोड़ना पड़ेगा, तो पहले ही काम न करो। फिर प्रारंभ विघ्न विहिता विरमंति मध्या। दूसरी श्रेणी के लोग मध्यम वाले क्या करते हैं? प्रारंभ कर देते हैं, अब प्रारंभ करने के बाद जब विघ्न आया तो छोड़ दिया, भाई ठीक है, नहीं अभी पढ़ाई शुरू कर दिया है, विघ्न आएगा छोड़ देंगे। जो छोटे छोटे मोटे विघ्नों की बात कर रहे हैं। और तीसरा क्या है? विघ्नई है पुनः पुनरपि प्रतिहन्य माना, और प्रारंभ चोत्तम जना न परित्यजंती। और प्रारंभ करने के बाद विघ्नों के बार बार आने पर भी जो व्यक्ति उसको काम को बिना पूरा किए हुए नहीं मानते, वो उत्तम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। तो किडनी मजबूत तो इच्छा शक्ति मजबूत। अगर इच्छा शक्ति आपने कहा कि हमको पढ़ना है, और चाहे थोड़ा बहुत विघ्न आने दीजिए, कोई बात नहीं, सबके पास है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कहे कि जिसके पास है भी वो भी परेशान है, जिसके पास बहुत सुविधा भी हो तो भी वो भी कहेगा अरे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उसको भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। जिसके पास समय है, बहुत बिजी है, उसके पास भी समय नहीं है। जिसके पास कुछ काम नहीं, वो तो सबसे अधिक व्यस्त है, उसके पास तो बिना किसी काम के काम है। तो यानी उस लक्ष्य की प्राप्ति में बिना द्वंद्व के लग जाएगा। विघ्न ही पुनः पुनरपि। हमारे जितने लोग हैं समवाय के लोग, समवाय से जुड़े हुए लोग, सबसे यह अपेक्षा है कि विघ्न ही है पुनः पुनरपि प्रतिहन्य माना, और प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजंती। आप उत्तम जनों की श्रेणी में आइए, उत्तम व्यक्ति बनिए। यदि किडनी कमजोर तो दृढ़ इच्छा शक्ति घट जाती है, व्यक्ति लक्षण। आप किडनी को टोन कर दीजिए, किडनी एसेंस को, एक दिन किडनी एसेंस को टोन करिए, एक दिन किडनी यांग को टोन करिए, एक दिन किडनी जो है इनको, और किडनी की भी क्वेरी कर लीजिए। तो आपके पास 3-4 वो हैं, तो कभी कभी कर लीजिए। आपको सब पॉइंट मालूम है, कोई बात नहीं, कर लगाइए। जितना ज्ञान बढ़े उसका यूज करिए। क्यों? दृढ़ इच्छा शक्ति आपका बढ़ेगा, और दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी से मानसिक डिप्रेशन भी, डिप्रेशन के कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक कारण है। भाई इच्छा शक्ति कमी होगी तो आप चुपचाप बैठे, कुछ काम नहीं है, क्या करें, क्या बैठे रहे, तो ये डिप्रेशन ये भी तो है। ऐसे में किडनी के टोनिफिकेशन से लाभ मिलता है। हम लोग जल्दी जल्दी पूरा कर रहे हैं, देखिए कितना हो जाएगा। किडनी बहुत बढ़िया। प्रत्येक व्यक्ति की 2 किडनियां, देखिए ये किडनी का वो है, इसको मत ऐसा मत सोचिएगा, अपने आप धारण करिएगा। प्रत्येक, इन्होंने पहले चाइनीज ने कहा कि प्रत्येक की 2 किडनियां हैं। एक उन्होंने बाई किडनी कहा, एक दाई किडनी कहा। वो कहा कि बाई किडनी तो वास्तव में किडनी है, और दाई हमारे जो है वाइटलिटी का पॉइंट है, उसको ऑर्गन कह दिया। अब ये एक उसको, अब जीवंतता के द्वारा मन का आवास होता है। देखिए मन का आवास, फिर समझिएगा, मन का आवास वहां हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग सब पूरी किताब को एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया आनंद आएगा। जीवंतता के द्वारा मन का आवास होता है, यानी मन का आवाज तो हम लोगों ने हृदय में बताया था ना, तो हृदय में तो, इसमें तो आवाज नहीं हो सकता, लेकिन ये जीवंतता का द्वार ही तो मन को आवास के लिए सुविधा दे रहा है, जगह दे रहा है, उसके लिए जीवंतता का वातावरण पैदा कर रहा है। नहीं तो वहां हृदय में रहेगा ही नहीं। अगर किडनी सही नहीं तो हृदय को किडनी यांग वही तो मिल रहा है ना, किडनी यांग ही दे रहा है हार्ट यांग को ऊर्जा। अगर हार्ट यांग के पास ऊर्जा नहीं हुई तो आवाज क्या बनाएगा, वो घर क्या बनाएगा? कोई कभी कोई अवसादग्रस्त आदमी घर बनाएगा नहीं। तो वही उनका कहना है, ये ओरिजिनल की प्रारब्ध है, क्योंकि प्रारब्ध वाली है तो पुरुषों में जीवन सत्व को, अब ये उन्होंने कहा था कि जो
दाहिनी किडनी ये जीवन सत्व का पुरुषों में जीवन सत्व को करती है और महिलाओं में यूट्रस से जुड़ी होती है। तो उन्होंने कहा था कि जो राइट किडनी है वो यूट्रस से होती है। तो ये उन्होंने कहा था एक कंसेप्ट में। लेकिन दूसरे साथ कंसेप्ट दूसरा आया, ये एक समय का अपना विचार रहा होगा, फिलोसफिकल कंसेप्ट है। तो उन्होंने कहा कि ये पहले वाले कि 6 उन्होंने इस कंसेप्ट में कहा कि 6 इन और 5 यांग ऑर्गन। अभी आप पेरिकार्डियम वहां पेरिकार्डियम और उनको मत शामिल करिएगा, 5 एनर्जी सिस्टम है ना, तो 5 ही यांग। तो 6 इन और 5 यांग कहा। क्यों कहा? 6 इन को किडनी के 2 कह दिया, एक किडनी के 2 कह दिया, तो 5 ही तत्व तो हमारे हैं, तो 5 तत्व के 6 इन हो गई, क्योंकि किडनी के 2 कह दिया। अभी हम लोग ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम को शामिल नहीं कर रहे, पहले रुक जाइए, अभी उसको मत शामिल करिएगा। तो 5 यांग और 5 इन होने चाहिए, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और जल। तो 5-5 हो गए, तो 5 इन और 5 यांग होने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा किडनी 2 है इसलिए 6, किडनी लेफ्ट रियल किडनी और किडनी राइट हमारी जीवन एसेंस के लिए वाइटलिटी। तो उन्होंने कहा कि जो अब फिर कहा, जब अब फिर कहने लगे कि भाई 6 ऑर्गन कैसे, 6 यांग भी तो बोलिए, 6 यांग। तो 6वां यांग उन्होंने कहा ट्रिपल वार्मर, 6वां इसको अतिरिक्त यांग ऑर्गन ट्रिपल वार्मर को कहा कि जो राइट किडनी से संबंधित है वो ट्रिपल वार्मर है। तो यानी यांग ऑर्गन या लेफ्ट किडनी का तो ऑर्डिनरी ब्लडर हो गया, यूबी हो गया, और राइट का यांग ट्रिपल वार्मर हो गया, यांग ऑर्गन ट्रिपल वार्मर हो गया। इस तरह 6 यांग, 6 इन और 6 यांग हो गए इनके हिसाब से। अभी पेरिकार्डियम नहीं आया था इसमें, लेकिन ये एक कंसेप्ट था। मिंग काल में इसको ऐसा नहीं माना गया। उन्होंने कहा ना, किडनी लेफ्ट किडनी और राइट किडनी के बीच में रहती है, वो गेट ऑफ फर्टिलिटी है, वहां पर दोनों के बीच में ये एसेंस रहता है। तो ये जो है ये जीवन सत्व का समुद्र है, और यहीं से दोनों तरफ किडनी की तरफ चली जाती है। तो उन्होंने वो 5 ही इन कह दिया, वो उसको किडनी राइट किडनी लेफ्ट किडनी को एक ही उनका गेट ऑफ फर्टिलिटी नहीं माना गया, ये वाला कंसेप्ट। तो वो पुराना उस पर लौट आए, और तब वो कंसेप्ट ट्रिपल वार्मर का और उसका आया एनर्जी का, पेरिकार्डियम का। तो ये कहा कि ये है क्या? तो कहा देखिए ये जल और अग्नि का सम्मिलित ऑर्गन है। अब देखिए इसको समझिएगा, जीवन सत्व है तो जल जीवन के लिए जो आवश्यक है वही जल और अग्नि दोनों बहुत आवश्यक हैं। इसको हर ग्रंथों में कहा गया है। जल और अग्नि को सम्मिलित रूप से बहुत बड़े ऑर्गन के रूप में माना गया। क्यों? दोनों के बिना जीवन नहीं है, न तो अग्नि के बिना जीवन है, न जल के बिना जीवन है। तो उन्होंने कहा कि इन यांग दोनों का आवास यही है, जीवन मृत्यु को निर्धारित यही करेगा, और समस्त क्रियाओं का मोटिव फोर्स ही होगा, क्योंकि यह वो ऊष्मा होती है जीवन के लिए उत्तर। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो एसेंस है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ जल और अग्नि है। जो वही हम लोग जो कह रहे हैं, जो हम लोग पित्त कह रहे हैं, उन्होंने कहा जल अग्नि, वो उसको उन्होंने वाइटलिटी में कह दिया, इसको एसेंस को कह दिया। तो ये जीवन के लिए आवश्यक है, और ये इसको ट्रू फायर, मिनिस्टर फायर भी कहा। ठीक है, तो इस रूप में इसको आप समझिए कितना महत्वपूर्ण माना गया इसको, एसेंस को, कि इसमें से अब उसके क्या क्या काम है देखिए। ये गेट ऑफ फर्टिलिटी, रूट ऑफ ओरिजिनल की, हम लोग ओरिजिनल की पढ़ा था कि ओरिजिनल की कहाँ से चलती है, हमने कहा था किडनी के पास आती है, किडनी से जाती ऊपर। तो जन्मजात ऊर्जा ओरिजिनल की का आवास किडनी में, उस ऊर्जा को ऑन और ऑफ करने का स्विच है बीच में, वही कह दिया। वो GV4 वाला जो पॉइंट है वही है। जैसे यूरेनियम में बहुत ज्यादा ऊर्जा बनाई जा सकती है, उसी तरह ओरिजिनल की के सबसे जीवन पर्यंत प्रचुर ऊर्जा बनाई जा सकती है। छोटा सा है, संख्या में कम है, मात्रा में कम है ये एसेंस, लेकिन इससे जितनी चाहे उतनी ऊर्जा बना सकते हैं। इस ऊर्जा को जितना चाहे उतना अपने विचारों से, अपने भोजन से, अपने पार्थिव ऊर्जा से इसको संतुलित और परिमार्जित, परिष्कृत कर सकते हैं।
जितना अच्छा काम करेंगे उससे परमार्जित होगी, जितना प्रसन्न रहेंगे उतने परमार्जित होगी, जितना अच्छा भोजन करेंगे उतना परमार्जित होगी, जितना बढ़िया। मतलब भोजन का मतलब ये नहीं है कॉम्बिनेशन सब, वो हम ये नहीं कह रहे कि आप प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट उसको भी अवहेलना करिए, नहीं, भोजन के उसके साथ साथ विचारों का, भोजन करते समय अगर आप ये सोचें कि ये भोजन ईश्वर ने हमको दिया है और बड़ी मुश्किल से मिला है, बहुत कम लोगों को सुलभ है, तो ये भोजन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। और यही भोजन लें और कहें क्या बना दिया आज, तो यही ऊर्जा, भोजन की ऊर्जा घट जाएगी। ठीक, ये पराभौतिक ऊर्जा है, तो ये पराभौतिक ऊर्जा ही तुमको लेनी है, ऊर्जा तो खुद ही पराभौतिक है। तो अगर भौतिक रूप से जो पदार्थ मिल रहा है उसे ऊर्जा ग्रहण करनी है तो हमको पराभौतिक ऊर्जा लेनी पड़ेगी, और वो आपको रक्त बनाने में मदद करेगी, और वो आपके किडनी एसेंस को परिमार्जित, परिष्कृत, परिशोधित करेगी, और ओरिजिनल की को और अधिक बढ़िया बना देगी। ठीक, यही ऊष्मा है, यही जिजीविषा है, जीने की शक्ति, जीने की इच्छा। क्यों जीने की इच्छा हो? क्योंकि अच्छा काम करके आप जितना बढ़िया जीना चाहें वो जी सकते हैं। और जिजीविषा मतलब जिजीविषा के दोनों अर्थ हो गए, जिजीविषा में दोनों आते हैं, एक तो जीने की इच्छा भी है और एक जो है बढ़िया जीने की इच्छा, और दूसरा जीतने की इच्छा भी शामिल है उसमें, क्योंकि आप विजय करना चाहते हैं, हारना नहीं चाहते। हारना किससे है? हारना खुद से हारना है, बाहर से नहीं, किसी और से नहीं हारना, खुद से हारना है। क्या हारना है? कि यदि मैं कहूं कि मेरा कंपटीशन मुझे से है, तो ये बात सही है, मेरे कंपटीशन के मैं यूनिक हूं, क्योंकि हम लोग सामान्य विशेष पढ़े कि सब व्यक्ति विशेष, हर विशेष है, तो विशेष मैं हूं, तो मेरे विशेष का विशेष अपने से तुलना हो सकती है, तो मेरा कंपटीशन अपने से है। मैं जितना अपने को परिमार्जित करूंगा, जितना परिशोधित करूंगा, उतना ही मेरा उन्नति है। तो वो मेरी जिज्ञासा बढ़ाएगी, वो मेरी प्रतिभा शक्ति बढ़ाएगी। प्रतिभा तो मेरी जितनी है वही रहेगी, वो तो इसेंस है, लेकिन प्रज्ञा शक्ति बढ़ाएगी मेरी, जो उसको मैं परिमार्जित, परिशोधित कर रहा हूँ पोस्ट हेवन की से। जैसे प्री हेवन की प्रतिभा है, तो प्रज्ञा शक्ति मेरी पोस्ट हेवन की है। ठीक, आगे गेट ऑफ फर्टिलिटी प्रोवाइड्स फायर फॉर ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स। अब क्या कहती है गेट ऑफ फर्टिलिटी में? ऊष्मा की कमी होने पर सभी ऑर्गन्स की कार्य क्षमता घट जाएगी। ऊष्मा नहीं तो ऊष्मा ही तो चला रही है, जल आपको संतुलित कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, लेकिन ऊष्मा से आपको तेजी आ रही है, तो जो कमी हो रही है ऑर्गन की कार्य क्षमता घट जाएगी, व्यक्ति थकान महसूस करेगा, अवसाद हो जाएगा, निगेटिव थॉट्स आएंगे। तो पॉजिटिव थॉट्स कभी होगी तब गेट ऑफ फर्टिलिटी में आग, है ना, वो कहना कि मेरे सीने में नहीं सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये वो ऊष्मा है जो आपको जीवंत रखने के लिए, जो आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कर रही है, जो आपको समाज में अपनी उपादेयता, अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए प्रेरित करती है। ये ऊष्मा की बात हो रही है। ये वो गेट ऑफ फर्टिलिटी में है, वो GV4 में है। ठीक, जीवनता की कमी होगी, व्यक्ति ठंडक महसूस होगा, संबंधों में ठंडक आ जाएगी। क्या यार, कहाँ आ गए? ये जो एलिमेंट है आपका, वो आपको निगेटिव थॉट्स की ओर ले जा रहा है, जहां पॉजिटिव थॉट्स है, नहीं हमको ये काम करना है, मेरी क्षमता भी है, मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए। तो ऐसे में राइट किडनी को टून करना चाहिए। भी इन्होंने दिखाया कि राइट किडनी को, क्योंकि ये मान रहे हैं कि राइट किडनी अधिक हमारी वाइटलिटी के लिए है, तो राइट किडनी को जरूर टून करना चाहिए। ठीक, और दोनों किडनियों के भी, अब देखिए ये आप नोट कर लीजिए पॉइंट, GV 5.5 स्पेशल पॉइंट ऑफ काउत्सु पर उपचार करना चाहिए। GV जहां GV 5 है और GV 6 है, उसके दोनों के बीच में पॉइंट यहां पर करिए। तो एक पॉइंट आपको मिला कौन सा? GV 4, एक पॉइंट आपको मिला GV 5.5, 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट पर उपचार आप लोग टोन कर लीजिए।
ये देखिए, इससे हार्ट, किडनी, आयोटा, पेरिटोनियम और ब्रेन की क्रिया में, पेरिटोनियम माने पूरे ये जो क्या कहते हैं, पेट के एब्डोमेन का पूरा जो है उसका पेरिटोनियम में पूरा, ठीक है, वहां पर आएगा, क्रिया के सुधार आएगा। और इस बिंदु पर उपचार देने से वाइटलिटी की ऊष्मा रेडिएशन में उसी प्रकार सुधार जैसे बैटरी। तो मतलब 2 पॉइंट बढ़िया, GV4 और GV5.5। गेट ऑफ वाइटलिटी, जी हेलो, यहाँ पे आ रहा है सर, सर यहाँ पे आ रहा है, ये ऐसे यहाँ पे GV5 और 6 के बीच में बिल्कुल आधी दूरी पर, जहां GV5-6 लिखा है ना, तो 5-6 के बीच में बस, 5.5 मतलब बीच, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक। चले आगे रीना जी, चले आगे। जी सर, थैंक। तो गेट ऑफ फर्टिलिटी वार्म्स द लोअर वार्मर, लोअर वार्मर को जो लिवर, 3 वार्मर है ना, एक ऊपर का वार्मर और एक बीच का वार्मर, एक लोअर वार्मर। तो बीच के ऊपर के वार्मर के लिए जो है कंट्रोलर कौन है, उसके 2 हार्ट और लंग्स हैं। बीच के वार्मर के लिए हमारा वो है स्प्लीन और स्टमक हो गया। लोअर वार्मर के लिए आपको किडनी हो गया, लीवर हो गया। तो ये जो है गेट्स ऑफ फर्टिलिटी वार्म्स लोअर, मूत्राशय की मदद से लोअर वार्मर शरीर से द्रवों को निष्कासित करता है। भाई लोअर वार्मर क्या करता है कि ये देखिए, लोअर अभी जब वार्मर पढ़ेंगे तो वार्मर तो बहुत बड़ा रोल है उसका, वो सब में हेल्प करता है। तो लोअर वार्मर क्या करता है, द्रवों को निष्कासित कर दिया। गेट ऑफ फर्टिलिटी इसके लिए आवश्यक ऊर्जा ऊष्मा लोअर वार्मर को देती है। गेट ऑफ फर्टिलिटी देती है उसको, सबको वही दे रही ना, तो उसको भी वही दे रही है। यदि गेट ऑफ फर्टिलिटी कमजोर तो लोअर वार्मर में निष्कासन की कमी हो जाएगी, तो आर्द्रता बढ़ जाएगी। तो अब जब अगर यूरिन नहीं बाहर जा रहा है तो शरीर में इकट्ठा होगा, तो क्या होगा, एक तो एसिडिटी बढ़ेगी और दूसरा सूजन आ जाएगी। तो ये वाला, ये भी काम उसी का है। गेट ऑफ फर्टिलिटी वार्म्स स्टमक एंड स्प्लीन टू हेल्प डाइजेशन। देखिए वो गेट भोजन, पेय की परिवहन, विशेषण, रूपांतरण कार्य के लिए स्प्लीन को, उस स्प्लीन को ऊर्जा कहाँ मिलनी चाहिए ना कहीं से, खुद तो इतना काम कर रही है, भोजन को भोजन ऊर्जा में बना रही है, लेकिन उसको भी चाहिए ऊर्जा, तो कहाँ से मिल रही है, वो इसी से मिल रही है, गेट ऑफ फर्टिलिटी से मिल रही है। तो अगर गेट ऑफ फर्टिलिटी कमजोर हो गई तो स्प्लीन जो है, यही कमी, जहां उसको कमी हुई ऊष्मा की, जहां उसको ऊर्जा कमी हुई, तहां वो उसने अपना काम ही नहीं किया, तो पतले दस्त आ जाएंगे, थकान आ जाएगी, अंगों का ठंडा हो जाएगा, रोगी को ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है, जो ऊर्जा उसको भेजनी थी ऊपर, वो भेज ही नहीं पाएगी, तो नीचे की तरफ से निकलेंगे तो दस्त हो जाएगा, थकान इसलिए कि ऊर्जा भोजन के रूप में ऊर्जा कोई दे ही नहीं पा रही वो आगे, तो आपको थकान लगने लगेगी, ठंडे होंगे। भाई अगर कोई ऊर्जा नहीं प्रवाहित हो रही है तो उधर हार्ट और लंग्स काम कम कर देंगे, तो सब अंगों ठंड होने लगेगी और हम आपको ठंडक लगेगी। क्योंकि जब तक ऊर्जा का संचलन होगा तभी आपको गर्मी कैसी लगती है, इसी रक्त से। अगर आप मॉडर्न साइंस भी जोड़ दें, रक्त से लगती, तो रक्त क्या है, रक्त भी तो ऊर्जा का ऊर्जा को ले जाएगा, तो रक्त जो है मूवमेंट जहां करेगा तो आपको गर्मी लगेगी ना, गर्मी नहीं मतलब लगेगी, ठंडक नहीं लगेगी। अब जो नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 रहेगा, लेकिन अगर आपको स्पिन काम न करे, आपके घर में खाना न बने, उस दिन आप समझिए आप स्वस्थ पड़े रहेंगे। क्या करें, खाना नहीं बना, भूख लगी, अब तो वही चीज है, थकान, अंगों का ठंडा होना और ठंडा तकलीफें हो जाएंगी। गेट ऑफ फर्टिलिटी रेगुलेट्स सेक्सुअल फंक्शन। अब क्यों, यही तो है जो निर्णायक है उसके लिए, जो वाइटलिटी के लिए। तो वाइटलिटी माने क्या हुआ, वाइटलिटी माने यही हुआ कि स्वस्थ हर चीज के लिए, वो भी एक जीवन का जो अनिवार्य अंग है, वो भी उसके लिए भी यौन संबंधों के लिए अत्यावश्यक है, वो भी तो जीवन का अनिवार्य तत्व है। उससे आप अगले जन्म, अगली पीढ़ी को तय करते हैं। तो ये जीवन सत्य और यूट्रस को करता है, यूट्रस को भी करता है, उसमें करता है। तो यूट्रस और लोअर अंगों में भी होता है। तो ये यौन क्रिया, प्रजनन क्षमता, यौनारंभ, प्रदोष सभी इसी पर निर्भर है। ये अगर समय से नहीं हुआ तो ये जो प्रभावित करेगा, देखिए
आप उसको समझिए, गेट ऑफ फर्टिलिटी समझ लीजिए कि हाइपोथैलेमस को प्रभावित कर रहा है, मस्तिष्क को वही तो दे रहा है पोषण। कौन दे रहा है? गेट ऑफ फर्टिलिटी पोषण किसको मिल रहा है? किडनी यांग से किसको मिल रहा है? ब्रेन को मिल रहा है, हार्ट को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। तो अगर उसको पोषण मिल रहा है तो हाइपोथैलेमस कहाँ बैठा हुआ? भी तो बैठा हुआ वहीं। वही तो हाइपोथैलेमस अपना शुरू नहीं करेगा। वो अभी बताया ना पूरा जी ने, GnRH होता है पहला जो हाइपोथैलेमस निकालता है, वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है रिलीज करने के लिए। और किसको ऑर्डर देता है? पिट्यूटरी को। तो उसने पिट्यूटरी को ऑर्डर नहीं देना है, उसके पास खुद ही क्षमता नहीं, बैठा हुआ वो भी सुस्ता बैठा हुआ है हाइपोथैलेमस। आपको मैं सारा सरल शब्दों में कह रहा हूँ, ऐसा है नहीं कि बैठा रहता है वो, मतलब अपने फंक्शन करने के लिए वो बेचारा परेशान है। तो फंक्शन कैसे शुरू करे? तो वो GnRH को शुरू आते नहीं करेगा, और GnRH नहीं डेवलप हुआ तो पिट्यूटरी कोई काम करने वाले नहीं है। पिट्यूटरी का नौकरी करती पिट्यूटरी अपने उसके हाइपोथैलेमस की, किसी और के नहीं, उसी की सुनती है। अगर उसने कहा कि नहीं GnRH नहीं निकला तो उसमें चुपचाप बैठी हुई, और उसने कहा GnRH, उसने कहा FSH। जैसे GnRH निकला उसने कहा FSH LH कर दिया। जब LH आ गया, वो आ गया, तो आगे चल के आप देखिए उसने कहा भैया वो भी यहाँ पर, उन्होंने कहा वो सारे जो है आपके फॉलिकल्स हैं वो बड़े होने लगे, ग्राफिन फॉलिकल्स में डेवलप हो गया। LH बहुत तेजी से बढ़ने लगा, सर्च करने लगा, बढ़ने लगा, उसने फटाक से फोड़ दिया। वो जो है पहला जो है जो वहां से हुआ वो ग्राफिन फॉलिकल्स के रूप में निकला। उसको इट कैन नॉट बी सेड टू बी ओवम, नो, इट इज ग्राफिन फॉलिकल्स। वो आगे चल के बनेगा कभी, जो हम लोग कहते जरूर है उसको तकनीकी रूप में सही नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हाँ वो दिस इज ग्राफिन फॉलिकल्स के रूप में डेवलपमेंट यहाँ से हुआ, आगे चल के वो डेवलप होगा और ओवम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा जब प्राइमरी सेकेंडरी ओसाइट में डेवलप होगा तब। ठीक, एनीवे बहरहाल वो जो शुरुआत है वो गेट ऑफ फर्टिलिटी पर निर्भर है, ये बताने के वो है। तो इसमें क्या होगा, वो भी दोनों फैक्टर्स FSH और LH दोनों जगह हैं। LH का दूसरा भी नाम है कुछ, LH का दूसरा भी नाम है, कोई वो नहीं है हार्मोन सर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं, ल्यूटिनाइजिंग के अलावा उसका एक और नाम है, कहीं मैं पढ़ा, कहीं बता दूंगा एक दिन, वो उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में लगता है कि जैसे फीमेल के लिए है लेकिन वो मेल के लिए भी यूज है, तो इसलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उसका कुछ और नाम है, एक नाम और है। तो वो जो है वो मेल के लिए भी आवश्यक है, इसलिए GnRH नहीं निकला तो वो मेल वाला भी नहीं निकलेगा, वो मेल को भी सेल्स ऑफ लीडिंग को करेगा ना, ये टेस्टिस में जाएगा बगल में, वहां पर डेवलप कराएगा ना सारी चीजों को। तो वो जो है वो भी नहीं करेगा, LH वहां भी नहीं करेगा। तो कहीं दोनों में क्या हुआ, वहां जब अगर सेल्स ऑफ लीडिंग वगैरह ना हो, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग जिसको बोलते हैं, तो वो सब ना हो, तो वो सब वहां होगा, वहां भी आवश्यकता होगी। तो ये सब चीजें होगा, इसलिए इनका आवश्यकता दोनों के लिए। लिटोट्रोफिन या गोनेडोट्रोफिन भी कहते हैं, इसे ल्यूटोट्रोफिन या गोनेडोट्रोफिन भी कहते हैं। हाँ हो सकता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज, हाँ गोनाडोट्रोपिन कह सकते हैं, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन तो वो होता है। पेज 101। हाँ हो सकता है वो नाम हो, लेकिन हाँ उस नाम तो जरूर इसी तरह का नाम है कुछ, अब वो क्या एग्जैक्ट नाम है मुझे इन्फ्लुएंस का तो गोनाडोज ही होगा शायद, गोनाल से रिलेटेड हो गया ना। हाँ नहीं, LH का दूसरा नाम है, मैं आप नोट कर लीजिए, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का दूसरा नाम। तो वहां भी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो कौन करता है, वो करता है
हाइपोथैलेमस, क्योंकि जितने भी आपको रिलीजिंग हार्मोन है पहला ऑर्डर पिट्यूटरी को वही में देता है, वो देता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये जो है बाद में, शरीर के पहले शुरू में डेवलप नहीं होती है, बाद का डेवलपमेंट है। पोस्टीरियर जो है वो पहले का डेवलपमेंट है ब्रेन में। तो जो पोस्टीरियर है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको 2 ही काम करने हैं और इसको 7 काम करने हैं। वो सगा बेटा है ब्रेन का, क्योंकि जब ब्रेन डेवलप हुआ तो वो 7 में था पोस्टीरियर पिट्यूटरी, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी बाद में हुई सौतेले बेटे ग्रुप में। तो सौतेले बेटे को सबसे अधिक काम करता, उसको तो भैया सोते रहो। सगा बेटा सोता जैसे समाज में होता है, सगा बेटा सो रहा है, सब्जी लेने चले जाओ और पानी भर लाओ, बिल्कुल वही बात बता रहा हूँ। देखिए जीवन में जो कुछ है, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव, आप याद रखिए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ब्रेन के डेवलपमेंट के समय जब शुरू में होता है तभी वो रहता है। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है बाद के डेवलपमेंट में ब्रेन के बाद जहां के वहां अटैच होती है, तो सबसे अधिक काम करना पड़ता है किसको? एंटीरियर को। 7 हार्मोन। अब वो जानते हैं, वो ब्रेन, वो भी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है, वो जो हाइपोथैलेमस बहुत सा काम उसका अपने आप करता है, वो अपने सगे वाले बेटे का खुद ही कर देता है। उसको कहता है स्टोरेज करो, तुम निकाल देना, ये भी काम, इसको तो पूरा काम करना। उधर से स्टोर होता है। हाँ, यस एग्जैक्टली, वहां स्टोर होता है, बनता कहीं और है। तो इसलिए जो है, एनीवे, तो हम लोग कर रहे थे ना, तो अब हम लोग आगे पढ़ें, चलिए। तो गेट ऑफ हेल्प्स किडनीज इन रिसेप्शन ऑफ की। शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति किडनी के माध्यम से होती है। ऊर्जा प्राप्ति का कार्य किडनी यांग करता है। मतलब वो कहता है, इनका कहना है कि किडनी यांग की वजह से ही सारा काम आप हो रहा है ना। तो किडनी यांग हेल्प्स किडनीज इन रिसेप्शन ऑफ की। किडनी का जो ये गेट ऑफ वाइटलिटी है भाई, उसमें तो सब जीवन सब मौजूद है, तो वो सब कामों के लिए प्रेरित कर रहा है। इस कार्य को किडनी यांग क्या, इस कार्य को निरंतर अबाध रूप से करने के लिए चेस्ट की गैदरिंग की और लोअर एब्डोमेन की ओरिजिनल की बीच तालमेल। हाँ, अब वो क्योंकि किडनी यांग ऊर्जा प्राप्ति का कार्य क्यों? क्योंकि किडनी गैदरिंग की और ओरिजिनल की, यही दोनों तो जा रही है ऊपर से, दोनों तालमेल करती है, 24 घंटे मूवमेंट कर रही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो वही तालमेल चाहिए कौन? ये गेट ऑफ वाइटलिटी ऊष्मा देती है और किडनी यांग उसको संभालता है, ऊपर नीचे के मूवमेंट को। तो गेट ऑफ वाइटलिटी में ऊष्मा कमी हुई तो किडनी ऊर्जा प्राप्ति की क्षमता घट जाएगी, आगे तमाम प्रॉब्लम हो जाएंगी, सांस रोग, अस्थमा, छाती बर्ग, सब किडनी को। ठीक है, बहुत समझते रहिए और पढ़िएगा जरूर इसको दोबारा। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं इतना आपको तुरंत समझ में आ जाएगा या हम लोग समझ में आ जाएगा, मुझे हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा, आपको हाँ समझ में आएगा, हमको खुद समझ, हम तो पढ़ा रहे हैं क्यों, समझ तो ना रहे, धीरे धीरे हम भी समझ रहे हैं इसको। तो गेट ऑफ वाइटलिटी असेस द हार्ट्स इन इट्स फंक्शन ऑफ हाउसिंग द माइंड। ये देखिए, हाउसिंग माइंड के लिए कहा था ना, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे ईश्वर, हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है। तो उन्होंने कहा कि हार्ट में ये माइंड, मन रहता है और मन में ही भगवान रहते हैं। तो गेट ऑफ वाइटलिटी क्या करती है? हार्ट को असिस्ट करती है, सहायता पहुंचाती है। क्यों? सहायता करना हमारा जीवन धर्म है। सबके साथ सहायता करना, सबके साथ हमारा जीवन धर्म है। ऐसा नहीं है कि केवल वही गेट ऑफ वाइटलिटी काम है, सबका जीवन धर्म है, हमारा भी है। हम लोग सीख लें, यही तो जीवनता है हमारी। वही काम देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हो, वो असिस्ट करती है हार्ट को कि आप माइंड को हाउस कर लीजिए, उसको आश्रय स्थल दे दीजिए, उसको रहने का घर उसको यही चाहिए, साफ सुथरा बना दीजिए, आप स्वच्छ करिए। तो ये क्या है? ये ऊष्मा, इसकी ऊष्मा और ऊर्जा किडनी से ऊपर उठकर हृदय तक जाती है। यहां से उठे भाई चलो सहायता करनी है, तो कोई जरूरी थोड़ा ना कि हृदय हमारे पास आएगा तभी हम सहायता करेंगे ना।
वी शुड गो, है ना, कि हमारे हम तो दान के लिए बैठे हुए हैं, जो आदमी आएगा उसको दान देंगे ना। आपको दान देना तो जाइए आप, जिसके पास जिसको जिसको आवश्यकता है उसकी। तो वहां गई, हृदय तक गई और हृदय को दे दिया, भैया ये लीजिए, आपको ऊष्मा दे रहे हैं, आप इससे अपना काम चलाइए। और आप जो है इसमें हमारा केवल ये स्वार्थ है कि आपको ऊष्मा मिल जाएगी तो आप मन को बढ़िया से रख पाएंगे, और मन को बढ़िया से रख पाएंगे तो ईश्वर जो है आपके पास आ जाएगा, और ईश्वर हमारी भी रक्षा करेगा। दिस इज द कंसेप्ट। ये हम लोगों को सीखना चाहिए ना। हम लोगों को जिसके पास सहायता जिसको पहुंचाना है उसके पास जाना चाहिए कि हम सहायता आपको दे रहे हैं, हमको उठ के जाना चाहिए, इंस्टेड कि वो आवे हमारे पास तभी हम उसको दे। हम उसके पास जाएं और जाएं उसको कहें कि भैया ठीक है, हम ऐसा नहीं अपने स्वार्थ की वजह से कर रहे हैं, हम आपका स्वार्थ नहीं है, हमारा स्वार्थ है कि आप प्रसन्न रहोगे तो हम भी प्रसन्न रहेंगे। आपके ईश्वर, अगर आपके हृदय में ईश्वर का आवास होगा तो हमारे हृदय में भी ईश्वर का आवास होगा उसी तरह। तो ये जो है इस डेटा वैलिडिटी हृदय को इस कार्य में मदद करती है। अगर डेटा वैलिडिटी कमजोर हो गई तो हृदय को आवश्यक ऊष्मा नहीं दे पाएगी। अब जो दान दाता है बेचारा वही परेशान हो गया, वही चुपचाप हो गया, वही बीमार पड़ गया, तो जा ही नहीं पाएगा देने के लिए। तो इसलिए जो है वो हृदय उसके पास जब खाने पीने का नहीं है, जो याचक है तो उसके पास खाने पीने की, तो कहाँ बढ़िया ईश्वर को आवाज दे पाएगा या बढ़िया का उचित आवाज किसी को दे पाएगा। तो वो बेचारा परेशान रहेगा, असंतुष्ट रहेगा। ठीक, ये क्लियर। आप जहां पूछते जाइए थोड़ा बहुत, बस अब वो बताते चल रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ना। और देखिए 8 बज गया। स्वप्न छोड़ दीजिए। तो अगर कहना कि अगर किडनी वीक है तो ड्रीम्स और स्विमिंग, ये आप लोग पढ़ते रहिएगा। अब देखिए, किडनीज कंट्रोलर वायरस ह्यूमैनिटीज, किडनी कंट्रोल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टू लोअर ऑरिफिस, एनएस और यूरेथ्रा। इनके दोनों को किडनी यांग डिफिशिएंट तो पेशाब का गेट खुल जाता है, और किडनी इनडिफिशिएंट तो पेशाब का द्वार बंद हो जाता है। अगर किडनी यांग एक्सेस तो कब्ज हो सकती है, ठीक है। अगर किडनी यांग डिफिशिएंट तो डायरिया हो जाएगी, और एक्सेस हो जाएगी तो कब्ज हो जाएगी। तो अगर कब्जियत में किडनी यांग भी सिलेक्ट कर लीजिए तो भी हो जाएगा, ठीक, ये भी हो सकता है। एक कारण ये भी है, जैसे यंग एज, मतलब जो वृद्धावस्था में जो होती है किडनी यांग एक्सेस तो होगी नहीं वहां, लेकिन यंग एज में किडनी यांग जब एक्सेस हो तो एक किडनी, अब आगे कंसेप्ट दिया हुआ है, किडनी यांग एक्सेस मत मानिएगा, आगे कहीं बताया हुआ है कि वो वहां मानिएगा। किडनी यांग एक्सेस माने किडनी डिफिशिएंट, इनडिफिशिएंट, तभी यांग एक्सेस कोई नहीं होता यहाँ। किडनी मजबूत तो व्यक्ति कठिन और उद्देश्य पूर्वक लंबी अवधि का कार्य कर रहे, किडनी कमजोर तो अधिक कार्य नहीं कर पाएगा। इसके उलट कभी कभी किडनी डिसहार्मनी को भी व्यक्ति को कार्य करने में नशा प्रदान कर देती। किडनी की डिसहार्मनी हुई तो सामर्थ्य से बिल्कुल जुट गया, जैसे उसमें तेल में नहीं दिया था कि कभी कभी तेल जो है कम हो गया तो वो बढ़ गया लो, तो वही चीज हम बता रहे हैं कि डिसहार्मनी होने पर व्यक्ति को कार्य करने में नशा कर देती, सामर्थ्य से अधिक काम करने लगता है, तो फिर उससे और अधिक किडनी की कुशलता और भी प्रभावित हो जाएगी और कम हो जाएगी। भाई जो आप अधिक काम करने लगे सामर्थ्य से तो क्या होगा, आप और थकने लगेंगे और आपकी प्रभावित होने लगेंगे, तो उल्टा असर होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। किडनीज आर द रूट की ऑफ अभी आपका जो है 8 बज गया। यस सर, 8 बज गया। आप लोग यहीं पर रोक दें, बताइए। रोक सकते हैं सर। इसको हम दूसरे चैप्टर के साथ हम लोग ले लेंगे कि जी, क्योंकि ये चैप्टर जो है जब तक जल्दबाजी में पढ़ाएंगे तो मजा नहीं आएगा। अभी काफी है। अभी तो लग रहा काफी है, क्योंकि इसमें जो है भी काफी वो है अभी, क्योंकि इसके कंसेप्ट आगे जो आप लोग जो बार बार पढ़ रहे हैं ना कि किडनी जो है वो